ऑन हो जाती है। आप लोगों की अटेंडेंस जो है डेली मेरे पास आएगी, आपके स्कूल टीचर्स के पास, जो भी इंचार्ज हैं, जो भी आपका हैंडल कर रहे हैं, उनके पास जाएगी। आप किस टाइम एंटर करते हो, किस टाइम एग्जिट करते हो, आप जो जवाब देते हो, जो आपके कमेंट्स होते हैं, जो चैट बॉक्स में आप लिखते हो, सब कुछ रिकॉर्ड होता है। ठीक है, और ये डेटा एनालिसिस होता है आप लोगों की हेल्प करने के लिए ही। सो अटेंडेंस ट्रैकिंग ऑन कर देते हैं। हाँ जी, चलिए शुरू करते हैं। सो दिस इज चैप्टर नंबर 1, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो जब ओरिएंटेशन हुआ था तो मैंने आपको वेटेज बताया था इस चैप्टर का, जेई और नीट के अंदर कितना था, किसी को याद है? वेटेज कितना था? कैसा देती? I think 8-9%. यस, आप 8 to 10%, जैसे 8-9% आपका नीट में रहता है, 9-10% आपका जेई में रहता है। ठीक है, तो चैप्टर बहुत अच्छा वेटेज रखता है और बहुत स्कोरिंग रहता है। लेकिन आपका जो ऑप्टिक्स है, देखो ऑप्टिक्स एक ब्रांच है जो आप पढ़ेंगे। ऑप्टिक्स में आपके दो पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है आपके पास ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, एक होता है आपके पास ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, एक होता है आपके पास फिजिकल ऑप्टिक्स। जो आपका ये चैप्टर है वो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में आता है। तो फर्स्ट पार्ट जब भी आप ऑप्टिक्स पढ़ेंगे क्लास 12 में, तो पहले आप ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स पढ़ते हैं। ठीक है, जिसमें आपके जितने भी टॉपिक्स है यहाँ पर वो तो आते ही हैं, उसके अलावा कुछ 3-4 जो है इंस्ट्रूमेंट्स आ जाते हैं, जैसे टेलीस्कोप आ गया, माइक्रोस्कोप आ गया। तो इस तरीके के आपके इंस्ट्रूमेंट्स रहेंगे इसके अंदर, जो कि आपको तभी पढ़ना है। अभी हम नहीं छेड़ेंगे उसको क्योंकि वो थोड़ा सा हायर लेवल पे चला जाता है। ठीक है, अभी आज आप लोग क्या क्या सीखेंगे या क्या क्या रिवाइज करेंगे, क्योंकि आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, रिफ्लेक्शन, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। पता है किस किस को पता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन? सबको याद होगा आई थिंक। ओके, रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड इररेगुलर रिफ्लेक्शन, plane mirror and characteristics of image formed in plane mirror, spherical mirrors, understanding orientation and location of image in all types of mirror using ray diagrams. So ये basic है जो कि आपको सीखना है और ये आना चाहिए, तभी आप नेक्स्ट लेवल पे जाओगे। अभी चलते हैं लाइट की बात करते हैं। तो हमने बटन ऑन किया, स्विच ऑन किया और हमारे कमरे में लाइट होती है और हम चीजों को देख पाते हैं। कैसे देख पाते हो आप चीजों को? लाइट ऐसा क्या करती है? यस अदिति। So, ma'am, light is a form of energy where we can see the object. When light fall on object, it reflected, and reflected light reaches in our eyes, then we are able to see. Yes, great. Any other student? Yes, ma'am, I would like to speak. Same, ma'am. Same. Okay. Just give me a minute. मेरा कैमरा ऑफ हो गया है। हाँ जी। So आपने बताया लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, लाइक विच गिव्स अ सेंसेशन ऑफ विजन, यही बताया अदिति? Yes, ma'am. ठीक है, लेकिन ठीक है, आप देख फिर कैसे पा रहे हो? मतलब सेंसेशन आपको कैसे हो रहा है? सेंसेशन कैसे? देखिए लाइट जो है, सोर्स कुछ भी हो सकता है, जैसे अभी यहाँ पर हमारे पास सोर्स है, ऊपर लाइट लगी है, या फिर नेचुरल आपके पास सोर्स क्या होता है, सन होता है। तो वहां से लाइट आती है, रिफ्लेक्ट होती है। ठीक है, वो रिफ्लेक्ट होके हमारी आईज में जाती है। तो जो रिफ्लेक्ट होके जो भी, अभी जैसे व्हाइट लाइट हमारे पास आ रही है सन से, उसमें कॉम्बिनेशन ऑफ कलर्स हैं, बहुत सारे कलर्स हैं, बट वो कॉम्बिनेशन की वजह से क्या है, व्हाइट दिख रही है। फिर जैसे ही वो किसी ऑब्जेक्ट पे गिरती है तो कुछ लाइट एब्जॉर्ब हो जाती है, और जो रिफ्लेक्ट होके आंखों में पहुंच रही है वो हमें विजन दे रही है, और वो हमें कलर देता है जो आपके पास आंखों में पहुंचेगी। ठीक है, सारे कलर्स नहीं पहुंच रहे, जैसे कोई चीज आप रेड देख पा रहे हो क्योंकि आपकी आंखों तक रेड ही पहुंचा, रिफ्लेक्ट होके कौन सा आया, ये होता है सेंसेशन जो आपको महसूस होता है। तो लाइट में आपके पास, जो आपने बताया अदिति ने, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट प्रोड्यूसेस द सेंसेशन ऑफ विजन। तो सिंपल डेफिनेशन यही है, सेंसेशन ऑफ विजन आ रहा है, बट कैसे आ रहा है? वो ऑब्जेक्ट्स पे जाती है, टकराती है, रिफ्लेक्ट होती है और हमारी आंखों तक पहुंचती है। ठीक है, अब रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन कौन जानता है, ये बताओ? व्हाट इज रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन? क्या होता है? एनी वन ऑफ यू?
पढ़ा होगा, अभी पेपर दे के आए आप लोग। तुषार, Ma'am, we haven't studied this. Yes, ma'am. ओके। सो मैंने अभी पीछे जो आपको डायग्राम दिखाया, ये वाला, तो ऐसे रे आ रही है ना, ऐसे लाइट आती है एक लाइन में और ऐसे जा रही है लाइन में, तो ये ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या रहता है आपके पास, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन। रेक्टिलिनियर मतलब होता है स्ट्रेट। क्या होता है इसका मतलब? स्ट्रेट। तो आपकी जो लाइट है वो स्ट्रेट लाइन में चलती है, ऐसे किसी में भी किसी भी पॉइंट पर नहीं चलती। सोर्स से आएगी, जब तक कोई ऑब्जेक्ट नहीं आया तब तक वो स्ट्रेट लाइन में चलेगी। ऑब्जेक्ट से टकरा के फिर आगे हमारे लॉज के अकॉर्डिंग देखेंगे हम क्या मोशन होता है। तो रेक्टिलिनियर का मतलब क्या है? स्ट्रेट लाइन में। तो इसको हम एक डायग्राम से भी समझ लेते हैं, फोटो से। तो यहाँ से आपके पास लाइट आ रही है, ये ऐसे स्ट्रेट जो है पाथ ट्रेवल कर रही है। आप लोगों की क्यूरियोसिटी बढ़ाने के लिए बताती हूँ मैं, लाइट जो है वो ड्यूअल नेचर का होता है। Yes, ma'am. Light It's का- both a wave and a beam. यस, ये वेव की तरह भी बिहेव करती है और ये पार्टिकल की तरह भी बिहेव करती है। ठीक है, तभी आपके पास दो ब्रांचेस हैं। पहला ब्रांच आपका जो होता है जिसमें आप ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स देखते हैं, वहां पर हम इसका पार्टिकल नेचर ही देख रहे हैं, और बाद में जब आप वेव ऑप्टिक्स देखेंगे उसमें आप उसका वेव नेचर स्टडी करते हैं। तो यहाँ पर जब आप ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स की बात करते हैं बेटा, हम बोल रहे हैं रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन है। लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में चल रही है, और अगर उसके पाथ पे कोई भी ऑब्जेक्ट आ जाता है तो जैसे बच्चे का पीछे शेडो बन रहा है, शेडो बन जाता है। ठीक है, ये स्टोरी है हमारा जो जनरल लाइफ में हम चीजें देख रहे हैं ना। क्या होता है कि जो लाइट है वो उसका वेव नेचर होता है, समथिंग लाइक दिस। ऐसे वेव नेचर भी होता है, वेव की फॉर्म में वो प्रोपेगेट करती है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका वेवलेंथ भी होता है। वेवलेंथ क्या होता है? जो आपकी एक साइकिल बनती है, ये जो डिस्टेंस होता है इसको आप वेवलेंथ कहते हैं। एक साइकिल, अगर मैं इसको सीधा बना के दिखाऊं आपको, ये होता है लैम्डा, वेवलेंथ। ठीक है, ये जो वेवलेंथ है लाइट का, वो हमारे आसपास के जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनके कंपैरिजन में बहुत ही छोटा होता है। ठीक है, इसलिए वो जो आपको शेडो बन जाता, शेडो वाला जो पोर्शन है वो समझ में आएगा। लेकिन जैसे ही आप ऑब्जेक्ट का साइज कंपेरेबल टू वेवलेंथ ऑफ लाइट पर भी, जिस भी ऑब्जेक्ट पे वो टकरा रही है उसका साइज इतना छोटा है कि इसकी वेवलेंथ के लगभग बराबर है, तो क्या होता है? अराउंड कॉर्नर्स बेंडिंग ऑफ लाइट होता है, उसको आप डाइफ्रेक्शन बोलते हैं। तो डाइफ्रेक्शन, और एक और फिनोमेना होता है सुपर इम्पोजिशन ऑफ वेव्स, जो इंटरफेरेंस होता है, जो कि आप वेव ऑप्टिक्स में पढ़ते हैं। क्लियर है ये बात सबको? थोड़ा सा मैं आपको जो आप पढ़ने वाले हो उसके बारे में बता रही हूँ। क्लियर है? तो अभी क्या है कि ओपेक ऑब्जेक्ट आ गया तो शेडो बन जाएगी। अभी हम वो बेंडिंग वाली जो केस है वो डिस्कस ही नहीं कर रहे हैं। अच्छा, मुझे कोई बताएगा कि स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है वैक्यूम में? स्पीड ऑफ लाइट, यस बोलिए आकाश। 3 into 10 power 8 आगे यूनिट बोलो, यूनिट इज वेरी इंपॉर्टेंट। meter per second. यस, आपके पास है 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, अगर आपके पास लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो क्या स्पीड में चेंज होता है? Yes, ma'am. यस, Yes, ma'am. क्या As light goes फ्रीक्वेंसी में into a चेंज होता है? denser or lighter medium. क्या कह रहे हो बेटा? As light goes into a denser or lighter medium, then its speed changes. Like for example, light goes from air to glass pane, then light travels a little slower. या तो स्पीड में चेंज हो रहा है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी में चेंज होता है। बहुत बार मल्टीपल टाइप क्वेश्चन में पूछा जाता है कि इनमें से क्या चीज चेंज नहीं होती है, तो फ्रीक्वेंसी में चेंज नहीं होता, नो चेंज। जब भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे जाएगी, तो ये आप ध्यान रख सकते हैं अभी के लिए, फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं होता। क्लियर है सबको यहाँ तक? अच्छा, Yes, ma'am. तो अभी आप लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पढ़ेंगे ऑप्टिक्स पढ़ने से पहले। वहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है जिसमें बहुत टाइप ऑफ रेज आती है, रेडियो वेव्स, ठीक है, माइक्रोवेव्स, गामा रेज, एक्स रेज, ये बहुत तरीके की वेव्स हैं। इसको आप अलग से एक चैप्टर में पढ़ेंगे। उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के ऊपर एक रीजन होता है, विजिबल रीजन। क्या होता है? एक विजिबल रीजन। Visible region. ठीक है, ये रीजन में जितना भी वेवलेंथ आपको शो किया जाता है उसके लिए हमारी आंखें सेंसिटिव होती हैं। हम कहां से कहां तक देख पाते हैं? 4000 एंगस्ट्रॉम से
7000 एंगस्ट्रॉम तक का जो वेवलेंथ होता है, इसके लिए हमारी आंखें सेंसिटिव होती हैं। बाकी की जो वेव्स हैं, एक्सरेज, गामा और ये सब हम देख ही नहीं पाते, क्योंकि हमारी आंखें उनके लिए सेंसिटिव नहीं है। ठीक है, एंगस्ट्रॉम एक यूनिट होती है। 1 एंगस्ट्रॉम किसके बराबर होता है? 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है। ठीक है, एक यूनिट और होती है, इसको हम 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर भी बोल सकते हैं। नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर में कितना होता है? 10⁻⁻9 मीटर होता है। तो आप कन्वर्ट कर सकते हो, एंगस्ट्रॉम से नैनोमीटर में जा सकते हो। एक जीरो को हम, ये वाला एक जीरो है, जैसे 1 एंगस्ट्रॉम क्या है? 10⁻⁻10। ठीक है, इसमें ही हम एक जीरो और मल्टीप्लाई कर लें, 4000 वाला एक उड़ा देते हैं, तो कितना बच जाएगा? 10⁻�9 बच जाता है। तो ये दोनों सेम है, बस यूनिट अलग है। क्लियर है सबको? आप नोट डाउन कर सकते हो। ये बहुत ही कॉमन सवाल है कि हम लोग कौन से कलर देख पाते हैं, वो इसमें आते हैं। विबग्योर सुना है आप लोगों ने? Yes, ma'am. वो विबग्योर इसी रेंज में आता है, वॉयलेट से लेकर के रेड कलर तक, विबग्योर। ठीक है, और ये पार्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का। तो ये बेसिक चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए लाइट के बारे में। आगे चलें, जिसको जो नोट डाउन करना है वो नोट डाउन कर लीजिए। चलें आगे, थम्स अप कर दीजिए इफ यू आर ओके। आगे चलते हैं फिर। ओके, तो ये कहानी हमने सारी पढ़ ली है। इसके बाद हमारे पास आता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। आप इसका बेटा स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, ये मेरे को रब करना पड़ेगा। Done, ma'am. ओके, अब हमारे पास आता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। उससे पहले रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हो कैसे रहा है वो भी देख लीजिए। एक आपके पास सरफेस है, जैसे ये आपको येलो लाइन दिखाई दे रही है, ये आपका सरफेस है, ये ओपेक सरफेस हो गया। ठीक है, अच्छा ओपेक से मुझे एक चीज ध्यान आई, एक सवाल का जवाब दीजिए। 3 टाइप्स होते हैं, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट और ओपेक। पढ़ा है आप लोगों ने ये? Yes, ma'am. डिफरेंस क्या होता है तीनों में? ट्रांसपेरेंट में लाइट पास हो जाती है, Easily पास होती है, ठीक है, ट्रांसल्यूसेंट में पार्शियली, पूरी आती है। और ओपेक में Because of ब्लॉक हो light जाती है। happens. यही होता है। तो 3 टाइप्स मटेरियल है, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट एंड ओपेक। अब हमारे पास आई है इंसिडेंट रे आई है, ऊपर से आई, कोई भी सोर्स से आई होगी इंसिडेंट रे, इस सरफेस पे टकराई, यहां से बाउंस करी और इस तरफ ग्रीन आपको एरो दिख रही है, इधर की तरफ वो मूव कर पड़ी। अब इसको बोलते हैं हम लोग रिफ्लेक्टेड रे, और ये आपके पास इंसिडेंट रे। अभी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस जो है और जो सरफेस है, ठीक है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से जो सरफेस जा रहा है, यहां पर आपको सरफेस के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करनी होती है, इसको आप बोलते हैं नॉर्मल। अब नॉर्मल के साथ जो इंसिडेंट रे एंगल बनाती है उसको आप क्या बोलते हो? एंगल ऑफ इंसिडेंस। इंसिडेंट। ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे जो नॉर्मल के साथ बनाती है उसको क्या बोलते हो? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। Reflection. ये डायग्राम सबको क्लियर है? कोई भी प्रॉब्लम इसके अंदर? हमेशा ये आपको जहां पर भी टकराएगी सरफेस के परपेंडिकुलर आपको नॉर्मल बनाना होता है। अब नेक्स्ट में मूव करते हैं। यहाँ पर लॉ क्या कहता है? I इज इक्वल टू आर होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सो लॉज हम फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दिस इज फर्स्ट लॉ। एंड सेकंड, इंसिडेंट रे normal to the mirror at the point of incidence and the reflected ray all lie in the same plane। इसका मतलब क्या है? सपोज मेरे पास ये है, यहां से कोई इंसिडेंट रे आई, मान लो ये सरफेस है, यहां से कोई इंसिडेंट रे आई, इसके परपेंडिकुलर एक नॉर्मल, परपेंडिकुलर नॉर्मल एक ही बात है, इस सरफेस के एक नॉर्मल मैंने लाइन ड्रॉ करी, यहां से रिफ्लेक्ट होके चलेगी। तो ये जो तीनों पार्ट है, नॉर्मल, इंसिडेंट, रिफ्लेक्टेड, ये सारे एक प्लेन में लाई करते हैं। वो प्लेन ये नहीं है, वो प्लेन ये है। क्लियर है सबको? कौन सा प्लेन है? ये वाला जिसमें वो आ रही है सारी, ये वाला नहीं है। अभी हम आगे चलते हैं। अब आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, लेट्स सी कि कौन कौन फोकस था क्लास में। द वेवलेंथ रेंज ऑफ विजिबल लाइट इज, आप इसका आंसर बेटा पोल पे करेंगे, मैं भी पोल जनरेट कर रही हूं। सोच लीजिए क्या है, ठीक है, जस्ट गिव मी अ मिनट। ए, ऑप्शन बी, वेलकम टू द क्लास। मोहिनी बेटा क्लास, नेक्स्ट क्लास टाइम से ज्वाइन कीजिए। हाँ जी, मैंने लॉन्च किया है
डी ऑप्शन तो है नहीं, सो एबीसी में बताइए कौन सा होगा। 2 वोट्स आए हैं मेरे पास, 3 Done, वोट्स। ma'am. सभी बच्चे एक बार पोल पे जवाब देंगे, जो भी नए स्टूडेंट्स आए हैं अपना जवाब दीजिए। जिसने कर लिया हैंड रेज कीजिए। मोहम्मद, तुषार, आकाश, कृष्णा, अदिति, मोहम्मद राजी, सूर्यांश वर्मा, मुकेश वर्मा, कुमार, सॉरी मुकेश कुमार। बाकी सभी बेटा फटाफट से जवाब दीजिए। 8 वोट्स आए मेरे पास अभी तक, 9। जो भी लगता है, मे बी आप लोगों ने लेट ज्वाइन किया है, आपको जो समझ में आता है एक बार आप लगाइए उस पर, फिर आप चेक करेंगे कि हाँ मैंने गलत लगाया था, तो करेक्ट हो जाएगा अपने आप। ठीक है, ओके ठीक है, मैं पोल एंड कर रही हूँ बेटा। सो ऑप्शन ए, बहुत सारे बच्चों ने ऑप्शन ए ही करेक्ट, ए पे टिक किया था, एक बच्चे ने ऑप्शन बी पे टिक किया था, तो आप चेक कर लीजिए ऑप्शन I have a ए। doubt. हाँ जी बोलिए बेटा। So, ma'am, when I learnt about the wavelength of visible light, it turned out to be around the range of 380 to around 750, I think. So, ma'am, हाँ जी। doesn't that mean option C is also correct then? नहीं, देखिए आपको जो रेंज जो मिलती है बुक्स में नैनोमीटर 400 से आपको ये मिलेगी 700। सो 50-60 का प्लस माइनस चलता है। ठीक है, अगर आपको 400 When we वाला see रेंज round दिखता off. है तो 400 वाला टिक करना है। ठीक है, अगर आप मान लीजिए एक आपके पास 400 to 700 है, एक आपको 300 दे दिया, तो आप ये वाली रेंज है ये याद रखेंगे बेटा, एंगस्ट्रॉम में ये वाली और नैनोमीटर में ये वाली 400 to 700 नैनोमीटर। सो दोनों ऑप्शन जो आपको दिख जाए वो आपको टिक करना है। और अगर आपके क्लोज लग रहे हैं, मान लो कि एग्जैक्ट 400 वाला नहीं दे रखा था, तो इसके क्लोज जो सबसे ज्यादा होगा वो आपको टिक करना है। मान लो मैं पहला आपको देती ही नहीं, ठीक है, और मैं आपको देती थर्ड, यहाँ पर दे देती 350 to 700, और आगे मैं कुछ दे देती 250 से 350। सो जो क्लोज है वो आप फिर ऑप्शन सी टिक कर देते। क्लियर है? ऐसे सवाल मैंने लिया भी है जहां पर कई बार क्या होता है कि ये जो आपको रेंज दे रखी है ना, एग्जैक्ट नहीं होती है। जो हम विबग्योर की बात कर रहे हैं ना, ये बिल्कुल डिफाइंड नहीं होती है, वो थोड़ा आसपास रेंज में रहता है। ठीक है, तो थोड़ा बहुत आगे पीछे चलता है, तो वो आपको एनालाइज करना पड़ेगा ऑप्शन में। एक याद रखो, स्टैंडर्ड 400 to 700, शायद आपको ये 380 से 750 भी काफी इंटरनेट पे दिया होता है, लेकिन आप ये और ये दोनों दिमाग में रख सकते हैं, और अगर ये आ जाए 400 to 700 तो यही करना है। क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए अभी आगे चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट पार्ट है मेकिंग ऑफ अ प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर तो हमारे घर में सबने देखा ही है, देखा ना प्लेन Yes, मिरर, ma'am. रोज सुबह सुबह अपने बाल बनाते होगे। ठीक है, तो प्लेन मिरर कैसा होता है, एक सिल्वर कोटिंग होती है उसके ऊपर। ठीक है, और सिल्वर कोटिंग खराब ना हो, जैसे इसमें ऐसे लाइन लगाए, खराब ना हो, स्क्रैचेस ना हो, उसके लिए इसके पीछे एक रेड कलर का पेंट किया जाता है टू प्रोटेक्ट दिस सिल्वर कोटिंग। ठीक है, सो अभी इसमें हम देखेंगे रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सा होता है, रेड पेंट वाला होता है या सिल्वर वाला होता है, जो जहां सिल्वर का Silver. वो आपके पास Silver part. रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। अब रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऐसे है, ये दूसरा साइड जो है हम इसको ऐसे लाइंस में दिखाते हैं, दिस इज ओपेक सरफेस। ठीक है, अब इसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो आप नोट डाउन कीजिए कि सिल्वर ही क्यों इस्तेमाल होता है, वाई सिल्वर। तो पहला तो आपके पास ये है कि इसका जो रिफ्लेक्टिंग प्रॉपर्टी है वो ज्यादा होता है, मोर रिफ्लेक्टिव प्रॉपर्टी। दूसरा लो डेंसिटी मटेरियल है, लो डेंसिटी मटेरियल। अच्छा, डेंसिटी क्या होती है? एन यस, The amount of जिसे भी particles हैंड in किया an object in a specific volume. पर यूनिट वॉल्यूम कितना मास। ठीक है, सो लो डेंसिटी मटेरियल है हमारे पास सिल्वर। ठीक है, इसके बाद एबिलिटी टू फॉर्म स्मूथ सरफेस, इसमें जो हमें सरफेस मिलेगा वो स्मूथ सरफेस मिलेगा। परफेक्ट स्मूथ सरफेस कोई नहीं होता, कुछ ना कुछ इरेगुलरिटी उसमें रहती है, बट इसका काफी हद तक स्मूथ रहता है, स्मूथ सरफेस।
ठीक है। और रेड कलर जो है वो आपके लिए क्या होता है, प्रोटेक्शन के लिए होता है, ताकि आपकी कोटिंग खराब नहीं हो। ठीक है, क्लियर है सबको? Yes, ma'am. ठीक है, आगे चलते हैं। अब टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, पहला रेगुलर रिफ्लेक्शन, लाइट रेज आई, स्ट्राइक करी और चली गई, स्मूथ सरफेस है यहाँ पे। एग्जाम्पल क्या होता है यहाँ पे, प्लेन ग्लास हो गया, स्टिल वाटर जो एकदम से रुका हुआ पानी है वो भी आपके पास एक रेगुलर सरफेस की तरह एक्ट करेगा। दूसरा आपके पास आता है इररेगुलर रिफ्लेक्शन, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है इसमें कुछ ऐसे इररेगुलरिटीज है, रफ सरफेस है, तो लाइट्स जब आएंगी, लाइट रेज जब आएंगी तो आपके पास बाउंस करके अब वो सारी की सारी पैरेलल नहीं जा रही हैं। जैसे यहाँ पर देखेंगे आप, जितनी भी आई इंसिडेंट वो अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बनाएंगे ना, हम लोग यहाँ पर नॉर्मल बनाएंगे ऐसे हर जगह पे, तो यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सबके बराबर है, आई 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 सब इकट्ठे एंड देन सारे आर पे जा रहे हैं। लेकिन यहाँ ये कहानी नहीं होती, यहाँ डिफरेंट है, अलग अलग आपको दिखाई दे रहे हैं, कोई इस तरफ जा रहा है, कोई इस तरफ जा रहा है। इसको भी समझेंगे अभी हम डिटेल में, इसमें बच्चों को बहुत कंफ्यूजन रहता है। तो इसके एग्जांपल्स क्या, रनिंग वाटर मान लीजिए, वॉल ले लीजिए, कॉन्क्रीट वॉल ले लीजिए। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाहती हूँ कि जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है वो कहाँ कहाँ वैलिड है। आप बताइए, डू यू हैव नॉलेज ऑफ दिस थिंग कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कौन कौन से सर्फेसिस पे एप्लीकेबल है? यस तुषार। ट्वेल्थ का 3 घंटे के Medium plane surfaces and curved surfaces. प्लेन सरफेस एंड मिरर एंड कर्व सरफेस। Yes, ma'am. ओके, मोहम्मद राजी, Yes, ma'am. It applies in all kind of surfaces. ऑल काइंड ऑफ सर्फेसिस, ग्रेट। सभी सर्फेसिस पे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन वैलिड है। ठीक है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन वैलिड ऑन ऑल टाइप ऑफ सर्फेसिस। ठीक है, इसमें रेगुलर और इरेगुलर दोनों आता है। लेकिन आपका सवाल हो सकता था कि मैम यहाँ पर तो ठीक है, समझ में आता है कि आ रही है लाइट रेस, आपने नॉर्मल बनाया सरफेस के, मान लो ये मेरे पास सरफेस था, लाइट रेज आई, ठीक है, सारी ऐसे पैरेलल 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 आ रही है, और ऐसे आपने नॉर्मल बना दिए सबके लिए, और आई इज इक्वल टू आर पे आपने रिफ्लेक्ट करा दिया, और सारी की सारी पैरेलल ही जा रही है। लेकिन यहाँ तो कहाँ लग रहा है आपको, एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर लग रहा है? इधर पे सब अलग अलग डायरेक्शन में जा रही है, क्या आपको लग रहा है? यहाँ पर भी है। अब ध्यान से देखो, जैसे रफ सरफेस है ना, ये देखिए यहाँ पर मान लो ये आपके पास हो गया क्रस्ट, ठीक है, ये ऊपर उठा हुआ है, नीचे जब ऐसे है ये ट्रफ बोल देते हैं हम लोग। तो यहाँ पर इस सरफेस के परपेंडिकुलर आपने नॉर्मल बना लिया, एक लाइट रे आई, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, आई इज इक्वल टू आर है, यहाँ पर एप्लीकेबल है। अब अगर इसकी बात करें तो यहाँ जो नॉर्मल बनेगा वो कुछ ऐसे बनेगा, ये ब्लैक लाइन आपको दिख रही है, तो लाइट रे आएगी, जिस भी एंगल पे आएगी इस नॉर्मल के साथ उसी एंगल पे वो जा भी रही है। सिमिलरली आप यहाँ बनाएंगे, यहाँ पर भी एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर है, ठीक है, यहाँ पर भी एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर है। बस स्टोरी ये होगी कि अब वो सारी पैरेलल नहीं जाएंगी, क्योंकि वो सरफेस रफ है, तो सारे नॉर्मल अलग अलग डायरेक्शन में आ रहे हैं, लॉज एप्लीकेबल है, बट क्या है, अब जो ये रेज है पैरेलल नहीं जा रही है। क्लियर है ये बात सबको? Yes, ma'am. ठीक है, तो कोई पूछे तो सब जगह एप्लीकेबल है। अब मुझे बताओ कि क्लियर इमेज आपको कहाँ मिलेगी, रफ सरफेस पे मिलेगी या उस पे मिलेगी, स्मूथ सरफेस पे? यस बोलिए बेटा। In smooth surfaces. इन स्मूथ सरफेस, वहां पे आपको क्लियर मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन हो रहा है। इसको आप क्या बोलते हो? डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। ठीक है, वो रेगुलर रिफ्लेक्शन है जहाँ पे आपको सारी पैरेलल मिल रही है आपस में। तो इसी से रिलेटेड एक सवाल करेंगे, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आर वैलिड इन केस ऑफ ए बी सी डी। सो आप आंसर पोल पे करेंगे। ठीक है, मैं एक पोल जनरेट करती हूँ, सोच लीजिए, ध्यान से सोचना है, इसमें एक ट्विस्ट छुपा हुआ है, क्वेश्चन को डील कैसे करना है वो देखिए। हाँ जी, सभी बच्चे पोल पे आंसर करेंगे बेटा। ध्यान से सोच के, क्या आपको लगता है?
Done, ma'am. Done, ma'am. Done, ma'am. सो बहुत सारे बच्चों ने ऑप्शन डी पे टिक किया है, कुछ ने ए पे भी टिक किया है। 6 वोट्स आए अभी मेरे पास, 7। करिए करिए, आंसर तो कीजिए सभी। ठीक, लेट्स एंड दिस पोल नाउ। सो 2 बच्चों का सवाल का आंसर गलत है, ठीक है। उन्होंने रेगुलर रिफ्लेक्शन टिक किया, रेगुलर रिफ्लेक्शन नहीं आएगा। वैलिड है रेगुलर रिफ्लेक्शन में, अभी हमने डिस्कस किया, रेगुलर में तो कोई पंगा ही नहीं है। फिर इररेगुलर रिफ्लेक्शन में भी वैलिड है, कर्व्ड सरफेसेस में भी वैलिड है। आप इनको कर्व्ड सरफेसेस ही समझ सकते हैं, ये कर्व्ड है ना यहाँ से, या फिर जो आप लेंसेज वगैरह या मिरर वगैरह इनमें जब आप केस डिस्कस करते हैं, तो मान लीजिए कोई लाइट रे आती है, मान लो यहाँ पर ऐसे आई, इस तरह आई, तो यहाँ पर भी ऐसे ही नॉर्मल ड्रॉ होता है और ये इस तरीके से वापस जाती है, कुछ समथिंग, मतलब आई और आर यहाँ पर भी बराबर होता है, तो कर्व्ड सरफेस में भी वैलिड होता है। तो यहाँ पर बहुत, अब सी में भी है, बी में भी है और ए में भी है, बट ऑप्शन हमारा साथ नहीं दे रहे हैं, किसमें करें। ऑल ऑफ दी अबव होता तो ठीक था, तो इन्होंने ए एंड सी दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम डिस्टिंग्विश किस बेसिस पे करेंगे, एक चीज में अलग हो जाता है। जैसे कि मान लो आपके पास जब रेगुलर रिफ्लेक्शन हो रहा है तो लाइट रे आती है, ऐसे जाती है, सारी की सारी पैरेलल जा रही है ऐसे। लेकिन जब आप इररेगुलर रिफ्लेक्शन करते हैं तो उसमें आपके पास कोई इधर जा रही है, कोई इधर जा रही है, कोई इधर जा रही है। तो उस पॉइंट को अगर आप दिमाग में रखें तो हमारे पास ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, बोथ ए एंड सी। वैसे सारे ही है, अगर ऑल ऑफ द अबव होता तो ऑल ऑफ द अबव टिक करते, लेकिन अब उन्होंने हमें फंसा दिया, उन्होंने हमें बोल दिया बोथ ए एंड सी। तो मोर एक्यूरेट आंसर कौन सा हो जाएगा, बोथ ए एंड सी। क्लियर है सबको? Yes, ma'am. जी मैम। किसी को कोई डाउट? चलिए ठीक है, अब हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज ऑब्टेन्ड इन अ प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर में किसी को भी कुछ भी जो समझ में आता है, कोई भी बताएगा कि क्या क्या नेचर है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है इमेज जो बनती है आपके प्लेन मिरर में। यस तुषार बोलिए बेटा। The size of image remains same as the object, and the distance between the object and the mirror, and the distance between the image and the mirror is same. And direct image is formed, and also virtual image is formed. ओके ग्रेट, सारे पॉइंट्स बिल्कुल ठीक बताए हैं तुषार ने, वेरी गुड बेटा, वेल डन। एक दो जो चीजें मिस हो गई है वो मैं बता देती हूँ। सबसे पहले जो आपने बताया, इमेज फॉर्म्ड इन अ प्लेन मिरर इज इरेक्ट एंड ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। तो इरेक्ट का मतलब क्या होता है, सीधी, सीधी, उल्टी नहीं आ रही। तो इमेज फॉर्म्ड इन अ प्लेन मिरर इज इरेक्ट एंड ऑफ द सेम साइज, जितना ऑब्जेक्ट का साइज है उतना ही इमेज का साइज होता है। दूसरा पॉइंट, यस लेटरली इन्वर्टेड वाज मिसिंग, अभी ठीक है। इमेज इज एट द सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट। मान लो मैं अगर खड़ी हूँ 2 मीटर पे, तो इमेज भी पीछे मुझे 2 मीटर पे ही दिखाई देगी। थर्ड पॉइंट, इमेज इन अ मिरर इज लेटरली इन्वर्टेड। अगर आप अपना राइट हैंड ऊपर करते हैं मिरर के आगे, तो आपके पास कौन सा दिखाई देता है, इमेज का लेफ्ट हैंड आपको ऊपर दिखाई देगा। इमेज के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो लेफ्ट हैंड ऊपर दिखाई देता है, यानी इमेज थोड़ी सी इस तरीके से होगी। अगर हम बी, अगर ऐसे दिखा, अगर बी है तो उसमें कैसे दिखेगा, ऐसे दिखेगा। क्लियर है सबको? दिस इज लिटरली इन्वर्टेड कॉन्सेप्ट। और आपने क्या बताया, डायरेक्ट हो गया वर्चुअल। यस वर्चुअल आपने बताया, बिल्कुल ठीक बताया, वर्चुअल इमेज बनती है। वर्चुअल और रियल इमेज में क्या फर्क होता है? यस अदिति। ma'am, virtual image cannot be obtained on screen, and real image can be obtained on screen. Okay, any other difference beta? Tushar? In real images, rays of light actually meet at a point, but in virtual, they appear to meet at a point. Yes. तो ये एक
पॉइंट है जो आपको नोट डाउन करना है। वैसे हम इसको सीखेंगे जब हम इमेज की डीलिंग करेंगे ना, कि कहाँ रखी है तो कहाँ बनेगी, वर्चुअल रियल आएगा वहां पे। बट अभी के लिए समझो, वर्चुअल हमेशा देखो, इमेज बनाने के लिए 2 रेज का मिलना जरूरी है, एटलीस्ट 2 तो मिले, 2 से ज्यादा भी मिल सकती है। तो एक्चुअल मीटिंग जब होता है रेज का, तब बनती है रियल इमेज। और अगर मान लीजिए हमें ऐसे लगता है कि मिल नहीं रही है इमेजेस, लेकिन अपीयर हो रही है कहीं से, ऐसे लगता है कि कहीं और जाकर मिल रही है, कहीं अपीयर हो रही है, वो होता है आपके पास वर्चुअल इमेज। क्लियर? इसको डिटेल में करेंगे, अभी के लिए थोड़ा सा, क्योंकि अभी तुषार ने मेंशन किया कि वर्चुअल है, तो हाँ वर्चुअल है। और वर्चुअल क्यों है? क्योंकि अपीयर होता है कि पीछे जो है लाइट रेज मिल रही है मिरर के, बट एक्चुअली में नहीं मिल रही होती। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट आपके पास आता है ये, अ रोबोट इज स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस 8 मीटर अवे फ्रॉम अ प्लेन मिरर। तो मुझे ये बताइए कि इमेज और रोबोट के बीच में कितना डिस्टेंस होगा? कमेंट में बताइए बेटा, कमेंट में आंसर कीजिए सारे बच्चे। सिक्सटीन मीटर आया एक हमारे पास। और बताइए, एक ही बच्चे ने आंसर किया। बताओ जल्दी, अभी तो तुमने देखा सेकंड पॉइंट यही तो था ना, जितनी आगे होती है ऑब्जेक्ट उतने ही पीछे इमेज बनती है। आकाश, हमदान अली, ओके, मुकेश कुमार 16, अदिति 16, कृष्णा 16, वेरी गुड। तो कॉन्सेप्ट सबका क्लियर है कि अगर ऑब्जेक्ट और इमेज में डिस्टेंस पूछ लिया तो 16 मीटर है, क्योंकि जितना आगे ऑब्जेक्ट है उतना ही पीछे इमेज बनती है। ठीक है, हाँ ये नेग्लेजिबल, ये भी ठीक है, आपने मेंशन किया, डिसक्लूडिंग द नेग्लेजिबल अमाउंट ऑफ द थिकनेस ऑफ मिरर। यस, बहुत पतला सा होता है ना। अगर सवाल ये पूछ लेते मिरर और ऑब्जेक्ट के बीच में कितना डिस्टेंस है, तो क्या होता? 8 मीटर। या मिरर और इमेज के बीच में कितना है? 8 मीटर। अब इसी सवाल को थोड़ा चेंज कर देते हैं। मान लीजिए ही मूव्स अ डिस्टेंस 2 मीटर टुवर्ड्स द मिरर। अब वो 2 मीटर पहले मूव कर गया, तो कितना डिस्टेंस हो जाएगा ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में? 12। 2 उधर से काट दो, 2 उधर से काट दो। ठीक है, यस, 12 मीटर। वेल डन बच्चों, 12 मीटर। 6 इधर, 6 इधर, तो टोटल कितना हो जाएगा? 12 मीटर। अब नेक्स्ट पार्ट आता है, तो 6 तो नहीं बेटा, 6 कैसे किया आपने? सिर्फ अगर हम बात कर रहे हैं ऑब्जेक्ट की और मिरर के बीच में तो 6, और अगर बात कर रहे हो आप मिरर और इमेज के बीच में तो 6, बट सवाल था कि ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में कितना है, तो 12। अब आता है नेक्स्ट पार्ट आपका स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर को मैं आपको स्पून की हेल्प से थोड़ा याद दिलाती हूँ। स्पून सबने देखी है ना, चम्मच। जी मैम। ठीक है, तो ले आओ सभी, चम्मच ले आओ, जाओ फटाफट से, क्विकली एक स्पून लेके आओ फटाफट, टाइम नहीं लगना चाहिए। जल्दी 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 जल्दी। ले आए? Yes, ma'am. अभी सभी अपना फेसेस देखिए। जब जो चम्मच जैसे आप खाते हैं, जिधर से आप खाते हैं, जो बल्ज्ड इनवर्ड होती है ऐसे, इस पोर्शन में अपने फेसेस देखिए। क्या आपको फेस सीधा दिख रहा है, उल्टा दिख रहा है? क्या तो पुरानी हो गई चम्मच, दिखाई नहीं दे रहा, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन हो रहा है। थोड़ा सा ध्यान से देखो, थोड़ा सा पता लगेगा सीधा है या उल्टा है। मैम उल्टा है। हम उल्टा। ठीक है, उल्टी में जा रही है। और अगर आप उसको दूसरी साइड से देखेंगे, आप इस सीधी। पोर्शन पे देखिए, ये वाले में अपना फेस देखिए, I'm सीधी। सीधा। तो ये जो है, ये प्रॉपर्टी कैसे है कि आपके पास जब इसमें आप डील कर रहे हो तो इमेज कैसी बन रही है, और इस पोर्शन में आप डील कर रहे हो तो इमेज अलग बन रही है। तो ये तो सारा चीज हम डिस्कस करेंगे। ऐसे मिरर्स लेंगे, मिरर्स के आगे आप इधर रखेंगे, ठीक है, ये मिरर लेंगे, इसके आगे आप इधर रखेंगे, तो इमेज अलग अलग ऑब्जेक्ट की पोजीशन करे तो इमेज कैसे बनेगी। तो अभी एक एग्जाम्पल तो आपने देख लिया, जो फोकस और पोल के बीच में रखी है, ये आपके पास कौन सा मिरर होता है? कॉनकेव। जो स्पून बल्ज्ड इनवर्ड्स है, जो आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस वो अंदर की तरफ घुसा हुआ है, तो ये कॉनकेव मिरर होता है। यानी यहाँ पर आपके पास ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, और ये आपके पास क्या होता है? ओपेक। तो यहाँ पर आपकी जो पोल और फोकस के बीच में रखी, तो आपकी उल्टी इमेज बन रही है। ऐसे ही है, जब आप कॉन्वेक्स की बात कर रहे हैं
तो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो जाता है। और इसके आगे आप रख रहे हो, आप कितना ही आगे ले जाओ पीछे ले जाओ, आपकी इमेज सीधी ही रहेगी। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, करेंगे ये चीज तो। लेकिन अभी थोड़ा सा डिफरेंस कर लेते हैं इन दोनों मिरर्स के बीच में। ये एक स्फीयर है, बॉल मान लो, मेटल की बॉल है। ठीक है, इसका अगर मैं सिर्फ इतना पोर्शन ले लूं, ये वाला मेरा रिफ्लेक्टिंग सरफेस मैंने आउटवर्ड डायरेक्शन में ले लिया, यानी कि दो पोर्शन कर लेते हैं इसका। एक पोर्शन आपके पास ये हो गया और एक पोर्शन ये हो गया। सो अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस इधर है, ठीक है, तो इसको आप क्या बोलेंगे? कॉनकेव। यस, ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा? कॉनकेव। और ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा? Convex. सही बोला इन्होंने? Sorry. ये कॉनकेव होगा बेटा। मैं बहुत कंफ्यूज रहती थी कॉनकेव कॉन्वेक्स में, स्पेशली रियर व्यू मिरर जो हम यूज करते हैं ना हमारे व्हीकल्स में, वहां मैं बहुत अटकती थी। तो ये होता है आपके पास कॉनकेव, ये होता है आपके पास कॉन्वेक्स। ठीक है, आप इसको ऐसे याद कर सकते हो चम्मच वाले एग्जाम्पल से। ठीक है, अगर वो अंदर की तरफ घुसा हुआ है और आप देख रहे हो वो क्या है? कॉनकेव। अगर वो बाहर की तरफ से आप देख रहे हो उल्टा, तो आपके पास क्या हो जाता है? कॉन्वेक्स में। क्लियर है सबको? यस मैम। आगे चले? Yes, ma'am. 5 मिनट और पढ़ लेते हैं। ठीक है, अब जैसे लाइट रेज आ रही है, तो कॉन्वेक्स जो मिरर है इसमें आपको दिख रहा है लाइट रेज आ रही है और ऐसे दूर भाग रही है, ऐसे स्कैटर हो रही है दूर की तरफ। ये डाइवर्जिंग मिरर होता है, इसको आप क्या बोलते हैं? डाइवर्जिंग मिरर। और जब आप कॉनकेव की बात करते हैं तो ये सारी आती है और एक जगह पर मिलती हैं, इसको आप क्या बोलते हो? कन्वर्जिंग मिरर। एक जगह पर सारी मिलना, इसको कन्वर्ज करना कहते हैं। और दूर जा रही है, डाइवर्ज करना हो गया। ये बात सबको क्लियर है? तो कॉन्वेक्स क्या है? डाइवर्जिंग। कॉनकेव क्या है? कन्वर्जिंग। ठीक है, अब नेक्स्ट है कुछ कॉमन टर्म्स, बता दूं? यस मैम। Yes, ma'am. किसी का कोई ट्यूशन या कुछ और कहीं जाना हो? कहीं नहीं जाना ना, 5 मिनट और पढ़ लेते हैं। कॉमन टर्म्स में देख लेते हैं कुछ। हमारे पास ये पूरा एक स्फीयर है और स्फीयर का एक सेंटर है। ठीक है, इसको आप क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये जो स्फीयर का सेंटर, जिसका ये आपने एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस निकाल लिया, वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस अगर मान लो मैंने निकाल लिया और इसको मैं पूरा करूं तो मेरे पास एक स्फीयर बन जाएगा। तो उस स्फीयर का जो सेंटर होता है उसको बोलते हैं आप सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सबसे पहले सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ मिरर इज द सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ विच द मिरर इज अ पार्ट। जिस स्फीयर का वो हिस्सा है, उस स्फीयर का जो सेंटर होगा उसको आप क्या बोलते हो? सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेकंड आपके पास क्या आता है? पोल। जो भी आपने हिस्सा निकाला है, इसका जो सेंटर होगा, ज्योमेट्रिकल सेंटर, उसको आप क्या बोलते हो? पोल। ज्योमेट्रिक सेंटर ऑफ स्फेरिकल सरफेस ऑफ द मिरर इज कॉल्ड द पोल ऑफ द मिरर। यहां तक क्लियर है सबको? यस Yes, मैम। ma'am. ओके, नेक्स्ट पार्ट आता है प्रिंसिपल एक्सिस। बता दो क्या होगा प्रिंसिपल एक्सिस? यस तुषार? Line passing through pole and center of curvature. यस, ग्रेट। सो आपके पास जो लाइन पास हो रही है इन दो पॉइंट से, उनको आप क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस। इट इज अ स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग द पोल ऑफ द मिरर टू इट्स सेंटर ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा फिर? मोहम्मद राजी, रेडियस ऑफ कर्वेचर बेटा। Yes, ma'am. Radius of curvature will be basically the radius of the circle. The distance between हाँ, C ये and जिस P. भी स्फीयर का पार्ट है उसका जो रेडियस है वही आपके पास क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, ये लाइन जो आपने ज्वाइन की सी से पी, ये क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है प्रिंसिपल। एक फोकस होता है, फोकस में आपके पास कनकेव मिरर के लिए अलग डिफाइंड है थोड़ा सा, और कॉन्वेक्स के लिए अलग डिफाइंड है। तो ये वाला कौन सा मिरर है जो बल्ज्ड इनवर्ड है, इसको हम कॉनकेव मिरर कहते हैं। तो ये किसी स्फीयर का हिस्सा है, उसका सेंटर सेंटर ऑफ कर्वेचर है। इसका ज्योमेट्रिक सेंटर, जो सरफेस आपने लिया, इसका ज्योमेट्रिक सेंटर क्या हो गया? पोल हो गया। जो लाइन ज्वाइन की वो प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। कुछ लाइट रेज आई और आके एक पॉइंट पर मिली, इस पॉइंट को आप क्या बोलते हो? फोकस। ठीक है, सो ये हो गया आपके पास फोकस एफ। तो अ कॉनकेव मिरर, द रिफ्लेक्टेड रेज मीट एट अ पॉइंट एफ ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, दिस पॉइंट इज कॉल्ड द फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर। और ये ऐसा क्यों हो पाता है? वो सेम हमारे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन वैलिड है यहाँ पे। यहाँ पर भी हमारे ऐसे नॉर्मल ड्रॉ करेंगे हम लोग, I इज इक्वल टू आर, यहाँ पर नॉर्मल ड्रॉ करेंगे I इज इक्वल टू आर। सब जगह ये लॉ लगेगा, तब जाके आपके पास सारी रेज इस तरफ जा रही है। समझ में आया?
ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है कॉन्वेक्स मिरर विच इज बर्स्ड आउटवर्ड्स। सो इस केस में भी ये किसी स्फीयर का पार्ट है, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, इसका ज्योमेट्रिक सेंटर पोल हो गया, लाइन ज्वाइंट या प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, कुछ लाइंस आई, अब वो डाइवर्ज कर रही है, तो उनको पीछे की तरफ खींच दिया मैंने, किसी पॉइंट से आती हुई लग रही हैं, दे अपीयर टू कम फ्रॉम अ पॉइंट, इसको आप क्या बोलते हो इस केस में? फोकस। ठीक है, तो कॉन्वेक्स मिरर द रिफ्लेक्टेड रेज डू नॉट मीट एट एनी पॉइंट बट अपीयर टू कम फ्रॉम अ पॉइंट एफ ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस बिहाइंड द मिरर, दिस पॉइंट इज कॉल्ड फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। सो कॉनकेव मिरर को हम रियल फोकस क्यों बोलते हैं? क्योंकि वहां एक्चुअली में लाइट रेज मिलती है, और कॉन्वेक्स मिरर को वर्चुअल फोकस कहते हैं क्योंकि वो अपीयर टू कम फ्रॉम अ पॉइंट है। ठीक है, नेक्स्ट आता है फोकल लेंथ। डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर इज कॉल्ड द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। ये जो डिस्टेंस है इसको आप क्या बोलते हो? फोकल लेंथ। ये क्या आपके पास? फोकल लेंथ। और ये भी आपके पास कितना डिस्टेंस होता है? फोकल लेंथ जितना ही डिस्टेंस होता है। ठीक है, ये एफ एफ और ये भी एफ ही रहता है। तो यहां से रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ में एक रिलेशनशिप आ जाता है, क्या होता है वो? आर इक्वल्स टू 2f। 2f। ठीक है, इसी के ऊपर आपके न्यूमेरिकल्स बनते हैं, आर इक्वल्स टू 2f, f इक्वल्स टू r/2। क्लियर है सबको? अब एक फटाक से एक क्वेश्चन कर लेते हैं, देन वी विल एंड दिस सेशन। बताओ, कमेंट करेंगे सभी बच्चे। कुछ आंसर्स आए 16। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर हुज रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 32 सेंटीमीटर। तो सभी ने आंसर किया है, वेल डन। अभी हमने किया आर होता है 2f, तो f कितना हो जाएगा? r/2। r क्या है हमारे पास? 32, 32/2 16 सेंटीमीटर। क्लियर है सबको? जी मैम। ओके, ग्रेट वर्क। सो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। नेक्स्ट आपको कुछ होमवर्क क्वेश्चन मैं दूंगी, फिर हम लोग रे डायग्राम पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। रे डायग्राम में हम सारा अलग अलग जगह पर जो आप रखते हैं, फिर इमेज कैसे बनती है, उसके जो नेचर होता है वो क्या रहेगा, ये सब हम डिस्कस करेंगे। तो किसी के घर में पेट है? नो मैम। किसी के घर में नहीं? अच्छा, पसंद किसको? यस मैम। किसी को पसंद नहीं है?